गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 22 ऑफ जनवरी पे आ चुके हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। आपको कोई भी डाउट होता है तो टेलीग्राम पे @prince_लूथरा पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुरुआत करते हैं 10 टॉपिक्स के साथ जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी रूल 2020 के ऊपर एक क्वेश्चन रहेंगे। देन ओईसीडी के बारे में डिस्कशन रहेगा। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर भी एक क्वेश्चन है। क्रोनी कैपिटलिज्म को डिस्कस करते हुए हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को डिस्कस करेंगे। देन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के ऊपर एक क्वेश्चन है। संप्रीति एक्सरसाइज न्यूज में दिया हुआ था, इसके बारे में पढ़ेंगे। सूडान को लेकर मैप रिलेटेड एक क्वेश्चन है। देन ज्वाइंट कमांड एक्सरसाइज के बारे में जानते हुए हम एक क्वेश्चन आईसीएआर के ऊपर डिस्कस करेंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने प्रीलिम्स 2021 की जो इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज से ज्वाइन किया है। 2-3 लोगों का मेरे पास मैसेज आया था टेलीग्राम के ऊपर कि इसके अंदर 50 लेक्चर्स हैं, आगे के लेक्चर्स कब आएंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आपको मैसेज करके भी मैंने ये बता दिया था कि विद इन 3 to 4 डेज मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 वीक के अंदर जो लेक्चर्स हैं, ऑलरेडी 10 लेक्चर्स इसके रेडी हैं। विल स्टार्ट रोलिंग दैट आउट। उसे अभी जल्दी से रिलीज करना, उसे प्रीमियर करना शुरू करेंगे। तो बाय द एंड ऑफ फेब जो है ये पूरा का पूरा हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वीक से इसे हम स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। आपको जो 51st 52nd लेक्चर है अप टू 60th लेक्चर तो बहुत जल्दी ही इसके अंदर मिलने वाले हैं। चलिए, वेलकम टू द न्यू मेंबर्स जिन्होंने रिसेंटली हमें ज्वाइन किया। तो पूजा, सलमान, मौखिक, अर्जुन, काव्या एंड समरीन ने वेरियस जो हमारी वीडियो सीरीज है उनको यहाँ पे ज्वाइन किया है। यहाँ पे नेटवर्क आईएएस की जो एप्लीकेशन है उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा सो दैट जो फ्री कोर्स है इसके अंदर पिछले 1 साल के जो करंट अफेयर्स आपको दिए हुए हैं मंथ वाइज उसको आप प्रैक्टिस कर सकें। और अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा जितना भी आप स्कोर करते हैं। आप जानते हैं कि 6 जो मार्क्स होते हैं वो हमने यहाँ पे कट ऑफ रखी हुई है। 6 से ज्यादा स्कोर आता है देन यू आर इन द सेफ जोन। लेस देन 6 अगर आपका स्कोर आता है देन यू आर इन द डेंजर जोन। इन दैट सिनेरियो आफ्टर एन आवर और सो यू कैन रिवाइज द एंटायर लेक्चर। लेकिन जितना भी स्कोर करते हैं मार्क्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट इलेक्ट्रिसिटी राइट्स एंड कंज्यूमर्स रूल्स 2020 के बारे में। पहली स्टेटमेंट कहती है इलेक्ट्रिसिटी जो है यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है जो कि 7 शेड्यूल के अंदर आता है। मैक्सिमम टाइम पीरियड जो होता है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए मेट्रो सिटी के अंदर 7 दिन, 15 दिन म्यूनिसिपल एरियाज के लिए और 30 दिन रूरल एरियाज के लिए डिफाइन किया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल नो कनेक्शन शैल बी गिवन विदाउट अ मीटर। बिना किसी मीटर के कोई भी कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। सोचिए इसके बारे में क्या आंसर हो सकता है, फिर करते हैं हम इसके ऊपर एक डिस्कशन। चलिए, तो द हिंदू के अंदर एक आर्टिकल दिया गया था जिसके अंदर बताया हुआ था, बेसिकली आर्टिकल के अंदर जो राइटर है उन्होंने काफी सारे लूप होल्स बताए थे कि किस किस तरीके से जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, वो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के अंदर उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी है ये आती है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, लिस्ट 3rd जिसे हम कहते हैं 7 शेड्यूल के अंदर। ठीक है, तो पहली जो स्टेटमेंट है आपकी इनकरेक्ट हो जाती है और फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट होते ही ए और बी को आप एलिमिनेट कर लीजिए। इट मींस आंसर या तो सी होगा या डी होगा और 3rd स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट हमारी करेक्ट हो जाएगी क्योंकि बाकी बचे हुए दोनों ऑप्शंस के अंदर वो है मीटर जो है वो देना जरूरी है कनेक्शन के साथ। और जो यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ है दैट 7 डेज जो आपका मेट्रो सिटीज है उसके अंदर लगेगा। 15 डेज एंड 30 डेज का जो टाइम पीरियड दिया गया है दे ऑल आर करेक्ट। तो आंसर क्या होगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। जो ये 2020 के रूल्स आए हैं इसके बाद बेसिकली जो आपका पूरा इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो ऑब्लिगेशन होते हैं, मीटरिंग अरेंजमेंट होते हैं, इन सब चीजों को लेकर इवन न्यू कनेक्शंस को लेकर काफी सारे रूल्स को मॉडिफाई किया गया है और वो जनता के फेवर में बनाए गए हैं। पहले जो थे ये रूल्स जो थे इतने एक तो रिजिड हुआ करते थे और कंज्यूमर के फेवर में नहीं हुआ करते थे, इसलिए यहाँ पे रिव्यू करने की जरूरत है और इन रूल्स को रिव्यू करके अभी जो पूरा पावर सप्लाई दिया जाएगा उसके अंदर जो पूरा फैसिलिटीज है वो आपकी इंप्रूव होने वाली है और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी आपका इफेक्टिव तौर पे किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 जो कि ओईसीडी को लेकर है। पूछा गया ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट को लेकर बताएं आपकी सही स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन यहाँ पे आपका सही है। ये एक इंटरगवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 37 कंट्रीज आती है। ओईसीडी का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस के अंदर है एंड देन इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ ओईसीडी। सोचें इसके बारे में। चलिए देखते हैं ओईसीडी के बारे में। बेसिकली एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में दिया गया था जिसके अंदर इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल टैक्स लॉ और जो डिजिटल कंपनीज को किस तरीके से टैक्स किया जाता है इसको लेकर न्यूज दे रखी थी और इसको कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है। और वहां पर G20 हो, ओईसीडी हो, इनका जिक्र किया गया था। ओईसीडी जब शुरुआत हुआ था इसका तो इसके अंदर 20 मेंबर्स हुआ करते थे और आज के टाइम में 37 मेंबर्स हैं। इंडिया इसका मेंबर नहीं है तो यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट वो आपकी करेक्ट हो जाती है, इंडिया इज नॉट द मेंबर। तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है और पहली स्टेटमेंट ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट गलत है। तो सीधा आपका आंसर क्या हो जाता है, ए। इट मींस इसका जो हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस के अंदर है। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर 37 मेंबर्स हैं। 1961 में 1961 में इसे फाउंड किया गया था ताकि इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो वर्ल्ड की वो बढ़ाई जा सके। ओईसीडी के जो मेंबर्स हैं यूजुअली जो आपकी डेवलप्ड कंट्री
कंट्रीज हैं, हाई इनकम इकोनॉमीज हैं, वो इसके मेंबर्स होते हैं और यहाँ पे उनका HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी काफी अच्छा माना जाता है। OECD जो है इसका ओरिजिनेशन हुआ एज OEEC। क्या मतलब है इसका? ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन। OECD इज एन ऑफिशियल यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर ऑल्सो। तो पहले इसको जब ओरिजिनेट हुई तो OEEC के तौर पे जाना जाता था और बाद में इसे OECD के तौर पे जाना जाने लगा और आपके यूनाइटेड नेशन में ऑब्जर्वर का जो स्टेटस है वो भी इसको दिया गया। चलते हैं एक बार कंट्रीज देख लेते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। सो यू कैन सी 1961 में जब शुरू हुआ था तो 20 कंट्रीज हुआ करती थी, धीरे धीरे बाकी सभी कंट्रीज ने इसे ज्वाइन करना शुरू किया और पहले इसे OEEC के नाम से जाना चाहता था। 1961 में OECD ने इसे सुपरसीड कर लिया था। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन टॉक्स अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी। तो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पूछा कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इट इज अ ट्राइपार्टाइट वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बीच का एक त्रिपक्षीय ये एक अग्रीमेंट है। अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी इंडिया कैन यूज द वाटर फ्रॉम द वेस्टर्न रिवर्स, किस चीज के लिए? फॉर डोमेस्टिक नॉन कंजम्पटिव नीड्स जैसे कि स्टोरेज, इरिगेशन, ऑल्सो द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे किस किस एरिया के लिए वेस्टर्न रिवर्स का पानी यूज किया जा सकता है वो बता रखा है। इंडिया गुड कंट्रोल ओवर 3 ईस्टर्न रिवर्स जैसे कि रावी, ब्यास एंड सतलुज। सोचे फिर करते हैं इसके ऊपर एक डिस्कशन। चलिए डिस्कशन करते हैं। तो बेसिकली न्यूज़पेपर के अंदर एक आर्टिकल दिया गया था, वहां पर चिनाब हाइडल प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में डिस्कशन किया गया था। पाकिस्तान इस चीज को लेकर ऑब्जेक्ट कर रहा था और हमारे सेंटर ने फिर भी इस चीज को अप्रूवल जो है वो दे दिया है। यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र हो सकता है और एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जा सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो यहाँ पे चाइना का कोई रोल नहीं है, तो चाइना वैसे ही इनकरेक्ट हो जाता है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच की ये ट्रीटी है, सो दैट्स वाई फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपकी है वो इनकरेक्ट हो जाती है। 1960 में से साइन किया गया था इस ट्रीटी को और जैसे ही फर्स्ट स्टेटमेंट एलिमिनेट होती है आंसर या तो सी हो जाता है या डी हो जाता है और आपको यह भी पता है कि थर्ड स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट आपकी करेक्ट हो जाती है। दैट मींस आपके पास रावी, ब्यास और सतलुज जो रिवर है वो इंडिया के पास है। इसे आप BRS करके याद रख सकते हैं, ठीक है, या किसी और तरीके से याद रख सकते हैं। और जो वेस्टर्न रिवर्स है वो है पाकिस्तान के पास, जैसे कि मैं आपको एक बार मैप पे दिखा देता हूं। सो यहाँ पे आपकी ICJ 3 रिवर्स हैं, कौन कौन सी? इंडस, चिनाब एंड झेलम। ये 3 रिवर्स किसके पास है? ये पाकिस्तान के पास है। और BRS, ब्यास, रावी एंड सतलुज, ये किसके पास है? ये इंडिया के पास है। हालांकि इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो वेस्टर्न रिवर पाकिस्तान के पास है वहां पर हमारा कोई हक नहीं है, इवन दो उनको ये राइट्स दिए गए इसमें से पानी को यूज करने के, लेकिन पार्शियल राइट्स हैं वो इंडिया को भी दिए गए हैं। जैसे कि यहां पे जो पानी होगा डोमेस्टिक पर्पस के लिए, इरिगेशन के लिए, पावर जनरेशन के लिए इंडिया जो है यूज कर सकता है। ये चीज भी जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके अंदर लिखी गई थी, बताई गई थी। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट आपकी है वो करेक्ट हो जाती है। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, दिस इज एन इंपॉर्टेंट ट्रीटी जो कि वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट और अग्रीमेंट को लेकर है। दोनों कंट्री को लेकर ट्रीटी स्पेल आउट करती है कि वाटर शेयरिंग जो होगी इन डिफरेंट रिवर्स में से किस किस तरीके से होगी। तो वेस्टर्न रिवर किसके पास है, ईस्टर्न रिवर किसके पास है, कौन कौन सी रिवर किस किसके पास है, ये चीज मैंने आपको बता दी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्रोनी कैपिटलिज्म को लेकर है, ये जो टर्म है काफी बार न्यूज़पेपर में अपीयर होती है। तो यहां पे देखते हैं इसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट सही है। अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी इन विच द सक्सेस ऑफ द बिजनेस डिपेंड्स अपॉन द नेक्सस बिटवीन पॉलिटिकल क्लास एंड द बिजनेस क्लास रादर देन अ फ्री मार्केट एंड द रूल ऑफ लॉ। तो यहाँ पे जो सक्सेस है, एक ऐसी सोसाइटी जहां पे सक्सेस जो है वो आपके पॉलिटिकल क्लास के साथ कैसे रिलेशन है, कितना आपका हैंड इन ग्लव है आप पॉलिटिकल क्लास के साथ, उस चीज पे डिपेंड करती है, ना कि फ्री मार्केट कंडीशंस के ऊपर। इन दिस सिस्टम गवर्नमेंट प्रोवाइड अनड्यू एडवांटेज टू वन सेक्शन ऑफ पीपल सच एज लिमिटिंग कंपटीशन, क्रिएटिंग बैरियर्स टू एंट्री। तो इसके अंदर एक पर्टिकुलर सेक्शन को ज्यादा बेनिफिट जो प्रोवाइड किया जाता है। अ बेकरी पेज ऑल द स्टाफ द सेम अमाउंट ऑफ मनी बेस्ड ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस इज एन इंस्टेंस ऑफ क्रॉनिक कैपिटलिज्म। और थर्ड स्टेटमेंट के अंदर कह रखा है कि ये क्रॉनिक कैपिटलिज्म का एग्जांपल है। सोचें इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन की ये न्यूज में क्यों था। और वैसे भी ये जो टर्म है क्रॉनिक कैपिटलिज्म, जब हम लोग प्रिपेयर किया करते थे तब भी ये जो टर्म थी आई थी, एंड प्रोबेबली आई थिंक दैट वाज द टाइम जब नई नई ये टर्म को फर्स्ट टाइम न्यूज़पेपर में इंट्रोड्यूस किया गया था। और यहां पर अभी तक भी 2021 तक भी इस टर्म को यूज किया जाता है। इसका मतलब भी पता होना चाहिए, सो दैट मेंस के एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन में अपीयर करती है तो आपको अगर इसका मतलब पता होगा तो एग्जाम्पल तो आप खुद ही सोच के बना लेंगे। सोचें इसके बारे में। चलिए देखिए, गवर्नमेंट सेटअप्स के अंदर ऐसा काफी बार होता है, जो फर्म्स होती हैं वो पार्टली जो है कोई पॉलिटिशियन होल्ड करके रखता है या उसका कोई फैमिली का मेंबर होल्ड करके रखता है। और क्योंकि वो खुद इंडिविजुअल जो है वो पॉलिटिकल पोजीशन को होल्ड करे हुए है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स होता है उसी फर्म को देता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए देयर इज अ गाय जो कि सीएम है, ठीक है। अब सीएम जो है इसके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अंकल्स, आंटीज, पेरेंट्स,
बहुत सारे लोग तब निकल आते हैं, और उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने अपनी अपनी फर्म स्टार्ट कर रखी है किसी भी एरिया के अंदर, और गवर्नमेंट के जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो ज्यादातर उनको ही दिए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अनड्यू एडवांटेज है वो जो देने की कोशिश वो करी जा रही है। तो यहां पे इस चीज को लेकर पूरा आर्टिकल था, और उसी आर्टिकल के अंदर क्रोनी कैपिटलिज्म के बारे में दिया गया था। क्रोनी कैपिटलिज्म में यही होता है कि अनड्यू एडवांटेज किसी एक इंडिविजुअल को दी जाती है, क्योंकि उसके रिलेशन, मान लीजिए देयर इज अ गाय जो कि ए है, बिजनेसमैन है, देयर इज अनदर गाय बी जो कि पॉलिटिशियन है, ए और बी के बीच में काफी अच्छी फ्रेंडशिप है, तो ए को जो है सारे कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं गवर्नमेंट के, क्योंकि बी जो उसका दोस्त है, उसका भाई है, जो भी हो सकता है यहां पर, वो उसको सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दिलाता है, और ए क्योंकि उसके रिलेशन पॉलिटिकल क्लास से अच्छे, सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो उसी को मिलते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कोई सी डी ई एफ कितने सारे बिजनेसमैन है, इनको एंट्री नहीं करने दी जाती, कोई ना कोई बहाना बना के, कोई ना कोई रीजन या लॉजिक दिखाकर इनको पूरे सिस्टम से बाहर रखा जाता है, ताकि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स किसको मिले, ए को मिले। तो यस, इट इज अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी जिसके अंदर बिजनेस की सक्सेस इस चीज पर डिपेंड करती है कि आपके पॉलिटिकल क्लास के साथ रिलेशन कैसे है। सेकंड, इन दिस सिस्टम गवर्नमेंट प्रोवाइड अनड्यू एडवांटेज, जैसे आपने देखा अनड्यू एडवांटेज दी जा रही है, और बाकी जो लोग जो है इक्वली क्वालिफाइड में भी इवन बेटर, उनको रोका जा रहा है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। अगर हम थर्ड स्टेटमेंट देखें, अ बेकरी पेज टू स्टाफ सेम अमाउंट ऑफ मनी बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, तो ये सोशलिज्म का एग्जांपल होगा, ना कि क्रोनी कैपिटलिज्म का, क्योंकि जब सभी को बराबर तरीके से ट्रीट किया जा रहा है तो वो आपका एग्जांपल होता है समाजवाद का, सोशलिज्म का, ना कि क्रोनी कैपिटलिज्म का। क्रोनी कैपिटलिज्म में तो ये होता है कि आपने एक बंदे को तो 10,000 सैलरी दे दी, दूसरे बंदे को 1 लाख दे दी, और तीसरे बंदे को 1,000 दे दिया, इवन दो तीनों एक ही पोजीशन पे काम कर रहे हैं, एक ही स्किल है तीनों का, और एक ही तरीके का काम जो है वो परफॉर्म करके भी आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि ऐसा, क्योंकि 1 लाख वाले से आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, और जो 1,000 वाला है उससे रिलेशन आपके अच्छे नहीं है। ठीक है, सो व्हेन देयर इज अ डिस्पैरिटी, जब कोई स्किल के अंदर, कोई क्वालिफिकेशन के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होता, फिर भी इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स देने की बात करी गई थी। सो दैट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म। ध्यान रखिएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। इंडियन इकोनॉमी वाले सेक्शन के अंदर ये पूछा जा सकता है आपसे, प्रीलिम्स के अंदर भी और मेंस के लिए तो वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस टर्म का मतलब आपको पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द फार्मिंग इज दिस। तो बेसिकली 3 स्टेटमेंट्स में एक तरीके की फार्मिंग प्रैक्टिस जो है उसको डिस्क्राइब किया गया है। देखते हैं कि आप इसे पहचान पाते हैं या नहीं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू एन अग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड द फार्मर्स। तो बायर और फार्मर्स के बीच में एक अग्रीमेंट किया जाता है इसके अंदर, उस हिसाब से फार्मिंग जो है करी जाती है। इट इज अ मॉडल विद रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बाय बोथ द प्रमोटर एंड द फार्मर। एक मॉडल होता है जिसमें रिस्क भी होता है, क्योंकि डिफॉल्ट जो है वो प्रमोटर फार्मर के द्वारा किया जा सकता है। पेप्सिको बाइज पोटैटो ऑफ द स्पेसिफिक प्राइस डिसाइडेड इन एडवांस। तो एक इंस्टेंस जो एग्जांपल जो है आपको दे रखा है, इसकी केस स्टडी भी काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने एक्सप्लेन करके रखी हुई है। तो वो चीज आप एथिक्स के पेपर नंबर 4 में भी यूज कर सकते हैं, और इवन अगर क्वेश्चन दूसरे जीएस 1, 2, 3 में आता है वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जब पेप्सिको पोटैटो के लिए यहां पे एक पहले से प्राइस डिसाइड कर लेती है एडवांस के अंदर, तो ये जो तीनों स्टेटमेंट्स है मिला के आपको क्या कोऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में बता रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में, मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में, या फिर शेयर फार्मिंग के बारे में, सोचिए। चलिए, तो फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है काफी न्यूज में है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में होता है कि इट कैन बी डिफाइंड एज एन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो कि कैरी आउट करी जाती है। बेसिकली एक अग्रीमेंट जो होता है वो आपका बायर और सेलर, दैट इज फार्मर्स के बीच में साइन किया जाता है। इसमें बायर्स आपको बताता है, फार्मर्स को बताता है कि किस तरीके का उसे प्रोडक्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल पेप्सिको है, यहाँ पे बताती है कि हमें पोटैटो चाहिए, हमें चाहिए 10,000 kg, और हमें चाहिए इस क्वालिटी का, मान लीजिए एक्स क्वालिटी का पोटैटो हमें चाहिए, क्वांटिटी भी आपको बता दी। नाउ एज पर दिस अग्रीमेंट आपको जो ये टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो फुलफिल करनी होती है, एंड इन रिटर्न आपको जो है एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है एज पर द अग्रीमेंट वो पे कर दिया जाता है। सो यहाँ पे देखेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन दोनों के बीच में होती है, डिफॉल्ट कहीं से भी हो सकता है, और यहाँ पे जो प्राइस होता है वो एक स्पेसिफिक प्राइस दिया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये सब चीजें हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को डिस्क्राइब कर रही हैं। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फार्म प्रोटेस्ट को अभी काफी दिन हो चुके हैं, तो इसको लेकर प्रीलिम्स के अंदर एक क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले एक बार हम क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की जो सीरीज है इसके बारे में जान लेते हैं। सो exam.network.com पे जो डे वाइज प्रिपरेशन की सीरीज है, यू कैन सब्सक्राइब दिस सीरीज 2021 के क्रैश कोर्स के लिए, एंड फॉर 2022 आप मिशन यूपीएससी 2022 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिमिलर तरीके से, सिमिलर मैनर में डे वाइज प्रिपरेशन आप इसके अंदर भी कर सकते हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें इसके अंदर कवर की जाने वाली है। यही सभी चीजें जो है आपकी क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की सीरीज में भी कवर होगी, बट मिशन 2022 के अंदर एक इन डेप्थ वे में आपको पढ़ाया जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आपको टाइम जो है 1 साल का ज्यादा मिल रहा है। सो 1 ईयर के अंदर जो आपके नंबर ऑफ असाइनमेंट्स हैं वो भी ज्यादा होने वाले हैं, नंबर ऑफ लेक्चर्स जो है वो आपके और भी ज्यादा होने वाले हैं। सो वट एवर सूट्स यू, 2021 के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो यू कैन सब्सक्राइब दिस। अगर 2021 के अलावा 22 में भी आप सोच रहे हैं प्रिपरेशन करने की, तो आप मिशन यूपीएससी 2022 को ध्यान में रखकर तैयारी कर सकते हैं। इसके अंदर एवरीडे बेसिस पे राइटिंग असाइनमेंट्स आपको दिए जाते हैं, क्विजेस, आपके क्लास लेक्चर्स इसके अंदर रहते हैं, और एमसीक्यूज लेक्चर्स जो है वो भी इसमें दिए जाते हैं। और माइंड मैप्स जो है काफी सारे स्टूडेंट्स उससे पढ़ना पसंद करते हैं, तो
माइंड मैप्स जो है वो भी टाइम टू टाइम इसके अंदर ऐड किए जाते हैं। सो अगर ऑर्गेनाइज मैनर में तैयारी करना चाहते हैं, डे वाइज तरीके से तैयारी करना चाहते हैं ताकि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी कवर हो जाए और आपका एमसीक्यू के तरीके से प्रिपरेशन हो जाए, मॉक टेस्ट भी आपके कंप्लीट हो जाए, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी कंप्लीट हो जाए, देन इन दोनों में से कोई भी सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के लेकर बताया कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पीसीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के अंदर आती है। पीसीआई के जो चेयरमैन होते हैं इनको 3 लोग जो है वो सिलेक्ट करते हैं, जिसमें राज्यसभा के चेयरमैन हो गए, लोकसभा के स्पीकर हो गए और पीसीआई के एक मेंबर जो होते हैं वो इसमें रहते हैं। इट कैन पीनलाइज न्यूज़पेपर, न्यूज एजेंसीज, एडिटर एंड जर्नलिस्ट अगर वो गाइडलाइंस को वायलेट करते हैं। सोचिए पीसीआई काफी न्यूज में रहता है टाइम टू टाइम, बिकॉज आप जानने की जो स्तर है आपका प्रेस का, न्यूज़पेपर का और मीडिया का, जो ब्रेकिंग न्यूज का पूरा कल्चर स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया टाइम एंड अगेन न्यूज में आता है। इवन मेंस के अंदर भी आपके काफी सारे क्वेश्चंस इस तरीके के बने हैं और इंटरव्यू के अंदर भी ये चीज काफी पूछी जाती है कि जो स्टैंडर्ड और जो एथिकल स्टैंडर्ड है खासतौर पर प्रेस का डाउन हो रहा है उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। सोचिए। चलिए, तो यहाँ पे दोबारा से जो आपका मेलिशियस कैंपेन्स जो है चलाए जाते हैं, ब्रेकिंग न्यूज का कल्चर है, उसको लेकर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो था वो न्यूज में था। लेट्स सी यहाँ पर पीसीआई का लेकर, क्योंकि पीसीआई भी न्यूज में रहती है इन चीजों को लेकर। पीसीआई कैन नॉट पीनलाइज न्यूज़पेपर, न्यूज एजेंसीज, एडिटर्स एंड जर्नलिस्ट। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। जो पीनलाइजिंग पावर है वो पीसीआई के पास नहीं है। द पावर ऑफ द पीसीआई आर रिस्ट्रिक्टेड इन 2 वेज। पीसीआई के पास लिमिटेड पावर है अपनी गाइडलाइंस को एनफोर्स कराने की। इट कैन नॉट पीनलाइज न्यूज़पेपर्स, न्यूज एजेंसीज को नहीं कर सकती। पीसीआई सिर्फ ओवरव्यू कर सकती है फंक्शनिंग ऑफ द प्रेस मीडिया को। सर ओवरव्यू करने का यहाँ पे पावर दिया गया है, ये पावर यहाँ पे नहीं है, पिनलाइज करने का पावर नहीं है। दैट्स वाई सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यही थी। जब आपने इसी को एलिमिनेट कर दिया तो सीधा आप डी पे पहुंच सकते हैं। मींस की पीसीआई जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, प्रेस काउंसिल ऑफ एक्ट 1978 के अंदर बनाई गई थी और इसमें चेयरमैन जो होते हैं वो किस किस के द्वारा यहाँ पर सिलेक्ट किए जाते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स मींस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज काफी सारे मेलिशियस कैंपेन्स जो है वो न्यूज चैनल्स के ऊपर, न्यूज़पेपर मीडिया के अंदर, पेड मीडिया, ये सब चीजें काफी आजकल न्यूज में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को लेकर है, संप्रीति को लेकर। तो वैसे तो पुरानी एक्सरसाइज है बट रिसेंटली न्यूज में थी। आपको बताना है कि किस कंट्री के साथ इंडिया ये परफॉर्म करता है। अभी टिल नाउ 9 एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज जो है कंडक्ट किए जा चुके हैं। अभी नेक्स्ट एडिशन जो है इसका बहुत जल्दी होस्ट किया जाएगा, तो आपको बताना है किसके साथ ये किया जाता है। चलिए, तो इंडिया और बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर। इंडिया और बांग्लादेश जो है ऑल्टरनेटिवली इससे कंडक्ट करते हैं, तो एक बार इंडिया में होती है फिर नेक्स्ट डे बांग्लादेश में। इस तरीके से इसे कंडक्ट किया जाता है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ताकि कॉपरेशन को एनहेंस किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके, बैटल टैक्टिक्स को शेयर किया जा सके। इसे संप्रीति कहते हैं, जो कि बंगाली शब्द है जिसका मतलब होता है हार्मनी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है सूडान की लोकेशन को लेकर, क्योंकि मैप रिलेटेड एक क्वेश्चन रोज देखते हैं, तो इसको लेकर पूछा गया कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। इट इज लोकेटेड इन साउथ ईस्ट अफ्रीका। साउथ ईस्ट अफ्रीका में ये लोकेट करता है। इट इज बॉर्डर्ड बाय इजिप्ट टू द नॉर्थ। नॉर्थ में इसके इजिप्ट है एंड बॉर्डर्ड बाय रेड सी टू द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये इसके रेड सी है। सोचिए, फिर मैं आपको मैप के ऊपर दिखाऊंगा क्या लोकेशन है, कहां पे ये लोकेट करता है और क्या करेक्ट है। चलिए, तो यहां पे सबसे पहले अगर देखा जाए सूडान के बारे में अगर हम देखें, सो दिस इज द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और ये आपका सूडान ऊपर ऊपर फॉल करता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, और रेड सी जो है इसके आप कह सकते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। और हम देखते हैं एक बार क्वेश्चन के ऊपर वापस आकर, तो यहाँ पे इजिप्ट की लोकेशन पूछी है, रेड सी नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, ये तो स्टेटमेंट ठीक है। और लोकेटेड ऑन द साउथ ईस्ट, नहीं साउथ ईस्ट नहीं था, नॉर्थ ईस्ट ऊपर वाली डायरेक्शन में है। अगर हम कहें कि ये पूरा का पूरा आपका अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, तो यहां पे इस लोकेशन में फॉल करता है आपका सूडान, जो कि नॉर्थ ईस्ट है। यहां पे ये साउथ ईस्ट में हो जाता है, जहां पे आपका साउथ अफ्रीका फॉल करता है। ठीक है, एक हमारा रह गया कि इजिप्ट जो है इसके नॉर्थ में। देख लेते हैं एक बार इजिप्ट क्या इसके नॉर्थ में, तो यस यहाँ पे इजिप्ट इसके नॉर्थ में है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। सूडान वैसे काफी न्यूज में रहता है। अभी भी आर्म्ड मैन ट्राई टू स्टॉर्म गवर्नर्स हाउस, तो गवर्नर हाउस के अंदर घुसने की कोशिश करी गई थी। वहां पे काफी सारे लोगों के द्वारा जिनके पास अपने वेपन्स भी थे। तो यहाँ पे ये जो दारफूर है, दारफूर रीजन के अंदर घटना हुई है, तभी सूडान न्यूज में था और आपसे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसकी लोकेशन को लेकर खास तौर पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9, जो कि ज्वाइंट कमांड को लेकर है। पूछा गया ज्वाइंट कमांड को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। इट इज अ यूनिफाइड कमांड इन विच द रिसोर्सेज ऑफ ऑल द सर्विस आर यूनिफाइड अंडर अ सिंगल कमांडर लुकिंग एट अ ज्योग्राफिकल थिएटर। तो एक यूनिफाइड कमांड है जिसमें जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो एक सिंगल कमांडर के अंडर में यूनिफाइड रहते हैं। हो सकता है देयर आर 2 ट्राई सर्विस कमांड, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड एसएफसी एंड एएनसी, अंडमान एंड निकोबार कमांड, ये भी हो सकता है। अंडमान एंड निकोबार कमांड इज द ओनली इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड इन इंडिया
फॉर्म्ड इन 2001 आफ्टर द कारगिल वॉर। तो कारगिल वॉर के बाद 2001 में इसको बनाया गया था एंड इट इज द ओनली इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। सोचिए फिर करते हैं इसके ऊपर एक डिस्कशन, देखेंगे न्यूज में भी क्यों था। चलिए पीआईबी से क्वेश्चन बनाया गया है। चलिए देखिए नाम में ही है ज्वाइंट कमांड, तो यहाँ पे एक लार्ज स्केल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज कवच नाम है इसका, जिसमें इंडियन आर्मी की एसेट्स यूज करी जाएंगी, इंडियन नेवी की, इंडियन एयरफोर्स की, इंडियन कोस्ट गार्ड की। तो ये सभी की एसेट्स को मिलाकर एएनसी दैट इज अंडमान निकोबार कमांड विच इज द ओनली जॉइंट फोर्स कमांड, वहां पर ये एक्सरसाइज जो है अंडर द एजिस ऑफ एएनसी इसे कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके बारे में और क्या चीजें हैं। चलिए देखते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो ज्वाइंट कमांड क्या होती है, देखिए जो आपकी आर्मी, एयरफोर्स, मिलिट्री, नेवी जो बेसिकली इनकी पार्लेंस, इनकी लैंग्वेज के अंदर जो ज्वाइंट कमांड होती है इसे थिएटर कमांड भी कहा जाता है। ठीक है, थिएटर कमांड में होता क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आर्मी की जितनी एसेट्स होती है, नेवी की जितनी एसेट्स होती है, साथ में एयरफोर्स की जितनी एसेट्स होती है, वो एक मिलिट्री कमांडर के कंट्रोल में हो जाती है। ठीक है, सो व्हेन वी से कि ईस्टर्न थिएटर या ईस्टर्न थिएटर कमांड, तो वहां पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की जितनी भी एसेट होंगी वो एक कमांडर के अंडर होंगी। और ये जो कमांडर होते हैं विद रोटेशन चेंज होते रहते हैं, अलग अलग सर्विस से आते हैं, कभी वो आर्मी से आएंगे, कभी वो नेवी से आएंगे, कभी वो एयरफोर्स से आएंगे, और इस तरीके से वो हेड करते हैं और पूरा का पूरा जो एसेट्स होंगे वो उनके कमांड के अंडर आ जाता है। हेंस पहली जो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। अब मैं आपको सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी। क्या हमारे पास दो ट्राई सर्विस कमांड है, तो यस हमारे पास एक एसएफसी है और एक एएनसी है। दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी बताता हूं। देयर आर टू ट्राई सर्विस कमांड्स, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड एंड अंडमान एंड निकोबार कमांड। नाउ दोनों को ही रोटेशन से ऑफिसर्स जो है अलग अलग सर्विस के, चाहे वो आर्मी के हो, नेवी के हो, एयरफोर्स के हो, वो इसको हेड करते हैं। एसएफसी जो है इसे इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड नहीं कहा जाता, वो सिर्फ एएनसी को कहा जाता है। एसएफसी को इंटीग्रेटेड फंक्शनल कमांड कहा जाता है। रीजन मैं उसका बताता हूं। एसएफसी जो है ये लुक आफ्टर करता है डिलीवरी एंड ऑपरेशन ऑफ द कंट्री और कंट्रोल ऑफ द न्यूक्लियर एसेट्स। तो यहां पे जितने भी न्यूक्लियर एसेट्स होती हैं ऑल ओवर द कंट्री वो इसके अंडर में आती है। इसे 2003 में बनाया गया था, बट क्योंकि पूरी कंट्री की अलग अलग जगह पे एसेट्स है, कोई इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन तो है नहीं, जैसे कि हमने थिएटर कमांड में देखा था ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, सदर्न इस तरीके से हो सकती है। और क्योंकि यहां पे आपकी जो न्यूक्लियर एसेट्स है उसके कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट एन इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बट इसे इंटीग्रेटेड फंक्शनल कमांड कहा जाता है। ठीक है, देयर हैज बीन अ डिमांड की अलग अलग एरियाज में, जैसे हमने ये न्यूक्लियर के लिए बनाया, साइबर के लिए, एरोस्पेस के लिए, स्पेशल ऑपरेशन कमांड्स, इस तरीके की नई नई कमांड्स जो है हमें बनानी चाहिए। तो ये दो ट्राई सर्विस कमांड है, मैंने उनके नाम भी आपको बता दिए, दोनों करेक्ट है। अंडमान एंड निकोबार कमांड इज द ओनली इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, यस ये भी सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया एसएफसी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड क्यों नहीं है, न्यूक्लियर एसेट बताया ना आपको, और इसको क्या कहा जाएगा, इंटीग्रेटेड फंक्शन कमांड कहा जाएगा। दैट्स व्हाई हमारे पास अंडमान एंड निकोबार कमांड इज द ओनली इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट हो जाती है। तो यहां पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट होने की वजह से डी इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखिएगा एसएफसी एएनसी के बीच का डिफरेंस, और ये जो कमांड्स बनाई जाती है क्यों बनाई जाती है, इसमें जो कमांडर होते हैं उनके अंडर में, उनके डिस्पोजल में सारी की सारी एसेट्स, चाहे वो आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की, वो इनके अंडर आ जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आईसीएआर को लेके, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को लेके पूछा गया। बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। इट रिपोर्ट्स टू द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, रिपोर्टिंग अथॉरिटी इनकी बता दी। सेकंड, सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर सर्व्स एज इट्स प्रेसिडेंट, इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर होते हैं। आईसीएआर हैज प्लेड अ पायनियर रोल इन अशरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन एंड सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स इन द एग्रीकल्चर इन इंडिया दो इट्स रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन में भी इसके द्वारा निभाया गया था। सोचें इसके बारे में, फिर करते हैं इसके ऊपर एक डिस्कशन, क्योंकि आईसीएआर जो है, आईसीएआर इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये अभी 4th नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर जो है उसे स्टार्ट करने वाले हैं, और ये होगा फरवरी के महीने में 8 से 12 तारीख के बीच में, 8 से 12 फरवरी को। वर्चुअल मोड में इसे किया जाएगा। यहाँ पे अलग अलग तरीके की जो टेक्नोलॉजीज होती हैं उसको शोकेस किया जाएगा। फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें रहेगी, और किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा दिया जा सकता है, हॉर्टिकल्चर स्टार्टअप, स्टैंड अप इंडिया, इन सब चीजों के बारे में बात करी जाएगी एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे अगर हम अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस आए, देखिए थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सबसे ईजी स्टेटमेंट थी। आईसीआर ने ग्रीन रेवोल्यूशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में तो खास तौर पर। और पहली जो स्टेटमेंट है जो इनकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी है वो भी बिल्कुल सही है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन है वो इनकी यहां पे रिपोर्टिंग अथॉरिटी है। लेकिन यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर जो होते हैं वो इसके प्रेसिडेंट के तौर पे काम करते हैं, ना कि सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आईसीएआर के बारे में लास्ट क्वेश्चन था, चलिए 2 मिनट के अंदर रिवाइज करते हैं। यू विल गिव मी द आंसर्स, आप मुझे आंसर्स करने वाले हैं। सो बी रेडी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आप उसका आंसर करेंगे। सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, लेट्स सी आप कितने क्वेश्चन आंसर कर पाते हैं।
चलिए डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कशन हुआ था, मुझे जल्दी से बताएं कौन सी लिस्ट में इलेक्ट्रिसिटी आती है, जल्दी से बताएं। मैंने बताया था 7 शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट होती है, लिस्ट 1, 2 एंड 3। ये किस लिस्ट में आती है, नाम क्या उस लिस्ट का। 7 डेज, 15 डेज, 30 डेज का मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से यहाँ पे कनेक्शन जो है दिए जाते हैं अलग अलग एरियाज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल रूरल एरियाज में 30 दिन का टाइम दिया गया है और मीटर्ड कनेक्शन जो है वो दिए जाएंगे। लिस्ट 3 के अंदर ये आता है, 7 शेड्यूल कॉन्टेंट लिस्ट हमारी कहलाई जाती है वो। सेकंड क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था ओईसीडी के बारे में, जल्दी से मुझे बताइएगा कि ओईसीडी का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर लोकेट करता है। मैंने ये भी बताया था कि इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं है। एट द सेम टाइम कितनी कंट्रीज हैं, शुरुआत कैसे करी गई थी और कौन कौन सी कंट्रीज थी, तब 20 कंट्रीज थी और आगे चलते चलते 37 कंट्रीज इसके अंदर आ चुकी हैं। ओईसीडी का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर लोकेट करता है, ध्यान रखिएगा। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ओईसीडी एज ऑफ नाउ। इसके बाद हमारा डिस्कशन होने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस वाटर ट्रीटी कब आई थी, कौन से साल में आई थी, जल्दी से बताइएगा। मैंने आपको बताया था कि बीआरएस जो 3 रिवर्स हैं वो हमारी साइड है, ईस्टर्न साइड, और ऐसे ही आईसीजे 3 रिवर्स जो है वो पाकिस्तान की साइड है। हालांकि इसमें से कुछ पानी हम भी यूज कर सकते हैं। तो ये पूरी ट्रीटी के बारे में डिस्कशन हुआ था। इंडिया और पाकिस्तान के बीच की ट्रीटी 1960 में साइन करी गई थी, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा रिवर्स की लोकेशन को लेकर। फिर हमारा डिस्कशन हुआ था क्रोनी कैपिटलिज्म को लेकर, मैंने आपको इंस्टेंस भी बताया था। इसमें नेक्सस के बारे में बात करी गई थी और इसमें क्या होता है, लिमिटिंग कंपटीशन कर दिया जाता है और बैरियर्स जो है क्रिएट कर दी जाती है ताकि बाकी लोग इसमें ना आ सके और गवर्नमेंट जिसको फायदा पहुंचाना चाहती है उसी को ही पहुंचा सके। फिर हमने डिस्कशन किया था फार्मिंग के बारे में, जल्दी से बताएं। जब मैंने पेप्सिको का एग्जाम्पल दिया था पोटैटो को लेकर, तो वो किस तरीके की फार्मिंग होती है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। सो यू कैन सब्सक्राइब दीज कोर्सेज एज पर योर कन्वीनियंस, जो भी दोनों में से आपको सही लगता है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा डिस्कशन हुआ था पीसीआई को लेकर, जल्दी से मुझे बताएं क्या पीनलाइजिंग पावर है, यस और नो। यस और नो में आंसर करिएगा, क्या पीसीआई के पास पीनलाइजिंग पावर है कि नहीं है। 3 लोग जो है चेयरमैन को सिलेक्ट करते हैं, वो भी मैंने आपको बताया था। साथ में ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के द्वारा बनाई गई है। तो इसमें मेंबर सिलेक्टेड बाय पीसीआई और इसमें राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो मिलकर यहाँ पे चेयरमैन ऑफ पीसीआई को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमारा डिस्कशन हुआ था संप्रीति एक्सरसाइज को लेकर, जल्दी से मुझे बताएं कौन सी कंट्री के साथ करता है। इसका मतलब तो हार्मनी होता है और बहुत जल्दी इसका जो 10th एडिशन है वो भी किया जाएगा। ये करी जाती है बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट सूडान की लोकेशन के बारे में देखा था, जल्दी से मुझे सी का नाम बता दें जो कि इसकी ईस्टर्न डायरेक्शन में लोकेट करता है। नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की और इसके नॉर्दर्न डायरेक्शन में इजिप्ट है और आपका जो लोकेशन है वो इसकी नॉर्थ ईस्ट है और रेड सी इसकी ईस्टर्न साइड पे है। देन हमारा डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 9 में ज्वाइंट कमांड के बारे में हुआ था। मैंने आपको एसएफसी एएनसी के बारे में बताया था, जल्दी से मुझे बताएं द ओनली इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड ऑफ इंडिया, जिसे 2001 में बनाया गया था। काफी सारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट दी जा रही है कि एरोस्पेस के लिए, स्पेस के लिए अलग अलग से इस तरीके की कमांड्स जो है बनाई जानी चाहिए। सो एएनसी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट में आईसीएआर के जो प्रेसिडेंट है वो कौन होते हैं, जल्दी से मुझे बताएं। वैसे रिपोर्टिंग जो करी जाती है वो तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर को करी जाती है। ग्रीन रेवोल्यूशन को लाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल जो था वो प्ले किया गया था। एंड हियर द करेक्ट आंसर इज द प्रेसिडेंट कौन है इसकी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। चलिए 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार। चलिए तो आप मुझे बताइएगा सार्क और बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है, क्योंकि इसी चीज में ही कंफ्यूजन होता है। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर इफ यू वांट टू विन द फ्री पीडीएफ। इसके अलावा मेंस का जो क्वेश्चन है, 1920 के दशक में राष्ट्रीय आंदोलन ने कई वैचारिक धाराओं को ग्रहण किया और अपनी सामाजिक आधार बढ़ाया, विवेचना कीजिए। 250 वर्ड्स के अंदर इसका आंसर करना है। सिंस द डेकेड ऑफ द 1920s द नेशनल मूवमेंट एक्वायर्ड वेरियस आइडियोलॉजिकल स्टैंड्स एंड देयरबाय एक्सपेंडेड इट्स सोशल बेस। आपको इसका आंसर करना है 250 वर्ड्स के अंदर और जो सेकंड चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज अभी 9 PM पे आज हम यहाँ पे 10 नए टॉपिक्स जो है वो लाइव सोल्व करेंगे। लेट्स सी कौन कौन करेक्ट आंसर कर पाता है। लास्ट टाइम जिसने करेक्ट आंसर किया है तो यहाँ पे अमित कुमार एंड अंजू कटारिया ने किया है। दिल्ली, पुदुचेरी, जेएनके जो है इनकी अपनी अपनी लेजिस्लेचर्स है, तो ध्यान रखिएगा, यूटीज है। फिर हमारा यहाँ पे जो मार्क्स होंगे वो जरूर लिख दीजिएगा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू विल सी देम इंप्रूविंग इन द कमिंग डेज। तो जितना भी स्कोर किया, 0 भी स्कोर किया तो भी लिख दीजिएगा, 10 भी स्कोर किया तो भी लिख दीजिएगा। एंड बी रेडी फॉर द 9 PM लाइव लेक्चर, जिसके अंदर हम 10 टॉपिक्स जो डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, 10 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू वेरी सून एट 9 PM। हैव अ नाइस डे।